बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि। डियर स्टूडेंट्स, आज बेटा हम चैप्टर 4 जो है वो शुरू कर रहे हैं, जिसमें ग्रुप 5A और ग्रुप 6A के एलिमेंट्स डिस्कस किए जाएंगे। तो बेटा ये ग्रुप 5A जो है, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, स्पीडियम का अंग्रेजी में नाम है एंटीमनी। ठीक हो गया ना जी। और हमारे यहाँ जो है वो इसको जो है ना वो मतलब स्पीडियम एंटीमनी कहते हैं, और इस तरह से बिस्मथ। हमारे यहाँ ना कोई जस्ट इस तरह का कोई नाम है, वो अब मुझे याद नहीं आ रहा उर्दू में। इसका भी बड़ा उर्दू में भी नाम होते हैं, हमने पढ़े हुए हैं, ठीक है, हम बहुत पहले पढ़े हुए हैं, आप भूल गए हैं। तो बड़ा जी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वैलेंस शेल में कुछ इस तरह से होगी। NH2 X1 NP, मसलन नाइट्रोजन जो है 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1, इसी तरह से फास्फोरस 1s2 2s2 2p6 और 3s2 3px1 3py1 3pz, इस तरह से मतलब होगा मामला। तो बेटे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो आपके सामने पेज 57 पे जो है, सबसे पहले मेटालिक करैक्टर। नाइट्रोजन, फास्फोरस जो है वो इस ग्रुप के नॉन मेटल्स हैं। क्या है? नॉन मेटल्स हैं। तो फॉर एग्जांपल दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, इनकी नॉन मेटल वाली प्रॉपर्टीज है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड गिव एसिटिक ऑक्साइड्स, जैसे NO2 है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जिसे हम कहते हैं। तो एंड गिव, इसको जब पानी में डालते हैं ना तो वो क्या बनाते हैं? एसिड्स बनाते हैं। देयर कंपाउंड्स आर प्रेडोमिनेटली कोवलेंट, इनके कंपाउंड्स कोवलेंट बॉन्ड रखते हैं, यानी कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं। अब आर्सेनिक एंड एंटीमनी जो है वो आर्सेनिक एंड स्पीडियम यानी एंटीमनी, स्पीडियम लैटिन नेम है ना जी, और मेटलॉइड्स, जबकि बिस्मथ इस ग्रुप में क्या है? मेटालिक है। तो इसका मतलब है कि डाउन द ग्रुप जो है वो जैसे जैसे आप मूव करेंगे, मेटालिक करैक्टर जो है वो क्या करता जाएगा? इंक्रीज करता जाएगा। अच्छा जी, नाइट्रोजन के बाद बेटे नाइट्रोजन हैज द ग्रेटेस्ट टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स, एंटीमनी एंड बिस्मथ हैव द लीस्ट। ठीक हो गया ना जी। इसका मतलब यह है कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू फास्फोरस, आर्सेनिक वगैरह के। फास्फोरस, आर्सेनिक हैव एलोट्रॉप्स, नाइट्रोजन के सिर्फ एलोट्रॉप्स नहीं है, बाकी जो है वो सब एलिमेंट्स के एलोट्रॉप्स हैं। नाइट्रोजन कोवलेंट कंपाउंड्स बनाता है, बाकी जो है वो दूसरे जो कंपाउंड्स हैं वो आयनिक कंपाउंड्स भी बनाने की सलाहियत रखते हैं। तो हम यूं कह सकते हैं कि डाउन द ग्रुप जो है वो कोवलेंट बॉन्ड बनाने का करैक्टर कम होता जाता है और आयनिक बॉन्ड बनाने का करैक्टर बढ़ता जाता है, मेटालिक करैक्टर जो इंक्रीज हो रहा है। अच्छा जी, तो नाइट्रोजन के अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके क्या पाए जाते हैं? एलोट्रॉप्स पाए जाते हैं। फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी है एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस बहुत मशहूर है, रेड फास्फोरस, वाइट एंड ब्लैक फास्फोरस हम पढ़ेंगे भी। फास्फोरस एंड अदर मेंबर्स, बेटा जब आ गया है इनका एलोट्रॉपी के बाद 3 और 5 कॉमन वैलेंसीज, इस ग्रुप के ये लाइन कहाँ लिखी हुई है? ये जो हम पैराग्राफ पढ़ रहे हैं ना, इसका लास्ट लाइन को आप हाईलाइट कर लीजिएगा। इंडीड, हकीकत में 3 एंड 5 आर द कॉमन वैलेंसीज ऑफ द ग्रुप 5A। नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी तो समझ आती है क्योंकि 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। लेकिन बेटा जी जरा फास्फोरस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, 1s2 2s2 3s, उसके बाद 2p6 3s2 3px1 3py1 और 3pz1। बेटे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। PCl3, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, PCl3, ठीक हो गया ना। PH3 भी, तो उसमें देख लें कि फास्फोरस ने जो वो 3 क्लोरीन एटम्स को यानी 3 एटम्स के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, तो ये इसकी ट्राई वैलेंट होने को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है? ट्राई वैलेंट को। लेकिन अगर जो है वो देखें कि तीसरा शेल है, अगर आपको अफबा प्रिंसिपल याद आ जाए तो पहले शेल में क्या होता था? 1s, दूसरे में क्या होता था? 2s2, ठीक हो गया। तीसरे में क्या होता था? हम कहते थे जी 3s, फिर 3p, ठीक हो गया, और 3d। तो पहले इलेक्ट्रॉन इसमें जाने हैं, फिर इसमें जाने हैं, कुछ आया जा अफबा प्रिंसिपल जो है। तो इसका मतलब है कि थर्ड वैलेंस शेल के अंदर 3d है, लेकिन फास्फोरस के पास जो 3d XY है, मैं फिलहाल एक ही बना रहा हूँ,
वो खाली है, उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, वैसे हमने बना लिया है। अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां से प्रमोट हो जाए, एक्साइट करके इधर चला जाए, तो क्या हो जाएगा? तो देख सकते हैं कि अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी हो गई है, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं। तो जो कि फास्फोरस की पेंटावैलेंसी को एक्सप्लेन करते हैं, PCl5 ये पेंटावैलेंट हो गया है। इसी तरह से बेटा बाकी भी फास्फोरस, आर्सेनिक, स्बीटियम, बिस्मथ जो है वो सब, इवन नाइट्रोजन भी कहीं ना कहीं जो है वो 5 बॉन्ड बना लेता है। मसलन देखें HNO3 को जरा देख लें, आपको खुद ही आइडिया हो जाना है। तो ये HNO3 में नाइट्रोजन है, देखें कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, 2 डबल बॉन्ड है, तो यानी 4 बॉन्ड हो गया, और एक जो है तो यानी कि अपने 5 इलेक्ट्रॉन का भी इस्तेमाल कर सकता है बॉन्ड बनाने के लिए, नाइट्रोजन भी। लेकिन उसकी बजाय हम यहाँ पे इसकी जो है ना वो ये एग्जांपल्स के किस तरह से इनकी, तो इसलिए मोस्ट कॉमन वैलेंसीज जो है वो मोस्ट कॉमन कौन सी हैं, वो हालांकि नाइट्रोजन के पास आ गएंगे सर, वो नाइट्रोजन के पास तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन बेटा वो जो अब बॉन्ड बनाना हिस्सा लेता है ना जी, तो वो इस HNO3 की जो होनी है ना बॉन्डिंग एक्सप्लेन, वो हाइब्रिडाइजेशन के कंसेप्ट से होनी है, ठीक है ना जी। तो फिर जो है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी इन्वॉल्व हो जाएंगे और अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स भी होंगे, तथा वो बॉन्डिंग एक्सप्लेन हो जाएगी। वो हमने चैप्टर 6 में सारा कुछ किया हुआ है। तो ये नहीं है कि जो होता है, मैंने सिर्फ जस्ट आपको एक आइडिया दिया है कि क्योंकि वैलेंसी की डेफिनेशन हमने ये पढ़ी है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल ऑफ एन एटम इज द वैलेंसी ऑफ दैट एलिमेंट, ठीक हो गया ना जी। तो वो एक्सप्लेन इस तरह से हम कर सकते हैं। द फास्फोरस एंड अदर मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप कैन मेक यूज ऑफ द ऑर्बिटल्स इन देयर बॉडी, दिस इज बिकॉज ऑफ द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल इज नॉट मच ग्रेटर देन दोज ऑफ द अदर वैलेंस शेल ऑर्बिटल्स। तो फॉर एग्जांपल फास्फोरस कैन मेक यूज ऑफ 3s 3p एंड एम्प्टी, पहले मैंने इसको क्या बनाया था, एम्प्टी, ठीक हो गया ना। फिर इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया था इस तरह से। तो बेटा जी use of empty orbitals during bonding with other elements. In phosphorus one of the 3s electron can be promoted, ठीक हो गया ना जी, to a vacant 3d orbitals। तो इस तरह से जो है giving 5 unpaired electrons in valence shell, phosphorus can make use 3 or 5 covalent or covalent bonds, indeed 3 or 5 the common valencies of the group 5a elements। अब बेटा जी नाइट्रोजन एंड इट्स कंपाउंड्स, तो सबसे पहले नाइट्रोजन के ऊपर बात कर रहे हैं। तो इसकी अकरेंस, नाइट्रोजन एयर में 78% पाई जाती है और अनर्ट है, और क्या है, अनर्ट है, केमिकली अनर्ट है बेटा जी, यानी कि केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेती। इन टेस्ट में ये पूछा जाता है कि नाइट्रोजन के अनर्टनेस की वजह कौन है, वाई नाइट्रोजन N2 जो है 78% जो एयर में पाई जाती है वो क्यों स्टेबल क्यों है, तो उसकी स्टेबिलिटी की वजह कौन है, ट्रिपल बॉन्ड है। स्टेबिलिटी की वजह कौन है, ट्रिपल बॉन्ड। ये ट्रिपल बॉन्ड जो है वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर है कि वो नाइट्रोजन के एटम्स को एक दूसरे से अलग नहीं होने देता, तो इसलिए नाइट्रोजन एयर में एक अनर्ट गैस है। चलें, तो बट इट इज एन इनएक्टिव गैस, आपकी किताब में लिखा हुआ है इनएक्टिव, इनएक्टिव के ऊपर क्या लिख दे, अनर्ट, ठीक है, और अनर्ट के ऊपर क्या लिख दें, ड्यू टू ट्रिपल बॉन्ड जी। इन कंपैरिजन विद ऑक्सीजन व्हिच इज द नेक्स्ट मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ एयर, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो मिनरल फॉर्म्स में नेचर में कम ही नाइट्रोजन के पाए जाते हैं, तो नॉट कॉमनली फाउंड एज इन मिनरल्स। अलबत्ता लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कंबाइंड स्टेट में यानी कंपाउंड की सूरत में जो वो नाइट्रोजन बहुत पाई जाती है, जैसे प्रोटीन्स में अमाइनो एसिड, प्रोटीन्स, DNA, RNA, ठीक है जी, यूरिया, इस तरह के वगैरह जो हैं। तो बेटा जी अगला जो पॉइंट शुरू हो गया वो है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। तो बेटा जी आपको ना मैं थोड़ा सा साथ साथ बताता हूं, ये सारे नॉर्मल ऑक्साइड्स हैं। नाइट्रस ऑक्साइड जो है ना उसको जरा गौर से देखें, ये 2- हो गया, ठीक हो गया ना जी, ये 2- है, तो ये फिर क्या होगा 2 × 1+, तो यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 1+ है, तो इसलिए नाइट्रस ऑक्साइड। अगला जो है वो आप देख सकते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड NO, 2- तो नाइट्रोजन का 2+। तो देखें जब लो ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है ना जी, लो ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है ना, उसके आखिर में एलिमेंट के नाम के आखिर में अस लगा दिया जाता है, इसलिए नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, ठीक हो गया ना जी। लेकिन अब ये चूंकि जमा 1 से बढ़ गया है, 2+ हो गया है, तो इसलिए अब
क्या हो जाएगा, कंपाउंड का नाम नाइट्रिक ऑक्साइड। और जब जो है वो मोर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट मोर देन एक से भी हो, एक वाले से भी ज्यादा हो, ठीक है जी, मोर देन एक, तो फिर वो नाम के आखिर में पर आता है, नाम के आखिर में क्या होता है, पर। तो आप देख सकते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को नाइट्रोजन परऑक्साइड लिखा गया है, तो उसकी वजह यही हुआ है कि NO2 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट आप पहले के बनिस्बत जो है वो बढ़ के कितना हो गया है, ठीक है ना जी, 4+ हो गया है। तो ये ना समझ लेना कि यहाँ पे ये परऑक्साइड है तो ये ऑक्सीजन का -1 ऑक्सीडेशन स्टेट कर देना, ये सारे के सारे ऑक्साइड नॉर्मल ऑक्साइड्स हैं। डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड जो है नाइट्रस एनहाइड्राइड, ये आखिर में बड़ा जी नाइट्रस एनहाइड्राइड। तो ये असल में अगर आप देखें तो ये HNO2, इसे कहते होते हैं हम नाइट्रस एसिड। क्या कहते हैं, नाइट्रस एसिड। इसके मैं 2 मॉलिक्यूल ले लेता हूं, 2 में से लेके एक वाटर का मॉलिक्यूल माइनस करो तो हाइड्रोजन गए दोनों और एक ऑक्सीजन चला जाएगा। पीछे नाइट्रोजन कितने बच गए, 2, और ऑक्सीजन 2 × 2 4, ऑक्सीजन कितने बच गए, 3। तो N2O3 जो है वो बेसिकली क्या है, नाइट्रस एनहाइड्राइड, यानी नाइट्रस एसिड में से वाटर रिमूव किया हुआ। इसी तरह से बड़ा जी जो है डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड जो है, ठीक है ना, उसको नाइट्रिक एनहाइड्राइड क्यों कहा गया है, नाइट्रिक एनहाइड्राइड क्यों कहा गया है, N2O5। तो बेटा जी आप नाइट्रिक एसिड का फार्मूला ले लें, ये मैं इसको रेज कर देता हूं। तो जरा देखें HNO3 कितने मॉलिक्यूल ले लिए, 2, क्योंकि मुझे एक वाटर का मॉलिक्यूल निकालना है जिसमें 2 हाइड्रोजन है, तो इसमें मैंने 2 हाइड्रोजन निकल गए, 2 3 बार 6, एक ऑक्सीजन निकल गया। पीछे क्या बच गया जी, 6 में से एक ऑक्सीजन बचा, N2O5। ये कौन हो जाएगा, नाइट्रिक एनहाइड्राइड। ये कौन है, नाइट्रिक एसिड। ये कौन है, नाइट्रिक एसिड। ये नाइट्रस एसिड, ये नाइट्रिक एसिड। HNO2 नाइट्रस एसिड, तो उससे बनने वाला नाइट्रस एनहाइड्राइड, और इससे बनने वाला नाइट्रिक एसिड से बनने वाला नाइट्रिक एनहाइड्राइड। तो ये बड़ा जी इस तरह से है इंट्रोडक्शन आज का। तो इंशाअल्लाह अगले लेक्चर के अंदर जो है वो हम ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जो है, इनकी प्रिपरेशंस, इनकी प्रॉपर्टीज वगैरह वगैरह जो है वो पढ़ेंगे। कोई भी सवाल हो व्हाट्सएप पूछना, तो हम सबका हामी नासर आमीन। शुक्रिया।